नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आनुवंशिकी या जेनेटिक्स से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और अदर स्टेट पीसीएस और बैंकिंग आदि से एग्जामों में पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं इस तरह के प्रश्न। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटे नहीं। तो आइए बिना देर किए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऑन्कोजीन इनमें से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? ऑन्कोजीन इनमें से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? ऑन्कोजीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑन्कोजीन इनमें से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है तपेदिक, क्लाइनफेल्टर संलक्षण, टर्नर संलक्षण या कैंसर। ट्यूबरक्लोसिस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या कैंसर। और इसका सही उत्तर होगा कैंसर। आनुवांशिकी में ऑन्कोजीन ऐसी जीन होती है जिसमें कर्क रोग या कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता हो। मतलब ऑन्कोजीन एक ऐसी जीन है जिसकी वजह से हमें कैंसर होता है, यानी कर्क रोग होता है। फुलाव या ट्यूमर की कोशिकाओं में ये ऑन्कोजीन अक्सर उत्परिवर्तित होते हैं। साथ ही असाधारण स्तरों का जीन व्यवहार दर्शाते हैं। साधारण कोशिकाओं में यदि कोई विकार आ जाए तो वे एपोप्टोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा स्वहत्या कर लेते हैं, जिससे जीव को हानि न पहुंचे। लेकिन सक्रिय ऑन्कोजीन इस एपोप्टोसिस को रोक देते हैं और इन विकृत कोशिकाओं को फैलने का मौका दे देते हैं। मतलब यह है कि एपोप्टोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया के अंदर कोशिकाएं जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिनमें विकार आ चुका है, जो विकृत हो चुकी हैं, वो आत्महत्या कर लेती हैं, जिससे कि जीव या जंतु को नुकसान ना हो। लेकिन ऑन्कोजीन का काम ही है कि एपोप्टोसिस नामक प्रक्रिया को रोक देना। और इस प्रक्रिया को रोकने की वजह से होता क्या है कि जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं वो स्वहत्या यानी आत्महत्या नहीं करती है और वो और अधिक फैलती है, जिससे जीव और जंतुओं को नुकसान होता है, उन्हें कैंसर होता है। और इस डायग्राम से देखते हैं कि ऑन्कोजीन करता क्या है और कैसे करता है। बेसिकली आप देख रहे हैं एक स्क्वायर के अंदर डीएनए है और डीएनए में एक पिंक कलर का मतलब निशान दिया हुआ है किसी खास पार्ट में, किसी खास सेगमेंट में, और यही सेगमेंट जीन कहलाता है। पूरा डीएनए तो नहीं कहलाता है। डीएनए का कोई एक सेगमेंट या बहुत सारे सेगमेंट जीन्स होते हैं, यानी जीन, और ये एक सेगमेंट है यानी जीन। तो यही जीन बेसिकली अब क्या है, ये प्रोटो ऑन्कोजीन में डेवलप हो चुकी है। अब ये प्रोटो ऑन्कोजीन क्या करता है कि ऑन्कोजीन को एक्टिवेट करता है, और ये ऑन्कोजीन जो एपोप्टोसिस नामक प्रक्रिया है उसको, यानी कि उस प्रोसेस को क्या करता है, एपोप्टोसिस प्रोसेस को रोक देता है, और जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं वह आत्महत्या करना बंद कर देती हैं और वह और अधिक फैलती हैं, जिससे जीव और जंतु को नुकसान होता है, उन्हें कैंसर होता है इसी ऑन्कोजीन की वजह से। तो उम्मीद है, तो आशा है कि आप इस डायग्राम से समझ चुके हैं कि ऑन्कोजीन का कार्य क्या है, करता क्या है। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल है, उत्परिवर्तन होने का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? उत्परिवर्तन होने का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ म्यूटेशन? ऑप्शन से अवरक्त प्रकाश, पैराबैंगनी प्रकाश, गामा किरणें या एक्सरे। इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, गामा रेज या एक्स रेज। और इसका सही उत्तर होगा अवरक्त प्रकाश यानी इंफ्रारेड लाइट। और म्यूटेशन है क्या? म्यूटेशन बेसिकली क्या है, एक अचानक परिवर्तन है जीन के अंदर, यानी कि एक सडन चेंज है एक जेनेटिक मेकअप के अंदर। अनुवांशिक की जो संरचना है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक अचानक परिवर्तन हो जाना ही हमारा म्यूटेशन कहलाता है, यानी उत्परिवर्तन कहलाता है। और ये जो फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, फिजिकल फैक्टर्स, इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, गामा रेज और एक्सरे, इनमें से गामा रेज और एक्सरे ये दोनों ही रे क्या है, आयोनाइजिंग रेज। कहने का मतलब ही आयोनाइज्ड रेज है। और अल्ट्रावायलेट लाइट और इंफ्रारेड लाइट ये दोनों नॉन आयोनाइज्ड है। लेकिन इंफ्रारेड लाइट ही ऐसा है जो म्यूटेशन के अंदर उत्परिवर्तन नहीं आता, मतलब सॉरी, किसी जीन के अंदर उत्परिवर्तन लेके नहीं आता है।
तो उम्मीद है कि आप इसके उत्तर को समझ चुके होंगे। हमारा अगला सवाल है, पक्षियों में शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पक्षियों में शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? What determines the sex of the baby in birds? ऑप्शन है माता, पिता, माता और पिता दोनों या उपयुक्त सभी। मदर, फादर, बोथ मदर एंड फादर, नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा माता। पक्षियों में जो पुरुष है उसका जेड जेड होता है, उसमें एक्स एक्स नहीं मिलता, उसमें जेड जेड मिलता है। और जो मादा है उसके अंदर जेड डब्ल्यू होता है। हमारा अगला सवाल है, एक्स और वाई गुणसूत्र है। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम क्या है? एक्स और वाई क्रोमोसोम है क्या? तो क्या है देखते हैं ऑप्शंस में, आनुवांशिक रूप से समान है, या फिर एक्स और वाई गुणसूत्र आनुवांशिक रूप से भिन्न है, या एक्स और वाई गुणसूत्र रूपात्मक रूप से भिन्न है, या एक्स और वाई गुणसूत्र रूपात्मक रूप से और साथ ही आनुवांशिक रूप से भिन्न है। और इसका सही उत्तर होगा मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली डिसिमिलर। रूपात्मक रूप से और साथ ही आनुवांशिक रूप से दोनों ही तरीके से ये एक्स और वाई भिन्न है। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य में लिंग संलग्न रोग है। सेक्स लिंक डिजीज इन मैन इज। मनुष्य में लिंग संलग्न रोग है। तो ऑप्शन है वर्णांध, अधिरक्त स्नायु, ए और बी दोनों, या रक्त की लाल कोशिकाओं की कमी। तो सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, वर्णांध अधिरक्त स्नायु यानी कलर ब्लाइंड हीमोफीलिया। वर्णांधता वाहक महिला में होता है। कलर ब्लाइंड कैरियर फीमेल्स है। मतलब ये कह रहा है कि वैसी महिला जो वाहक हो, किस चीज़ की वाहक हो? वर्णांधता की, यानी कलर ब्लाइंड की जो वाहक हो, उसके बारे में बात हो रही है। तो उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर हरे रंग के लिए वर्णांधता होता है, या लाल रंग के लिए वर्णांधता होता है, या कोई नहीं, या उसकी सामान्य दृष्टि होती है। तो क्वेश्चन को समझिए, सवाल को समझिए। वर्णांधता वाहक महिला में होता है, यानी कि यहाँ वाहक की बात हो रही है। वैसी महिला जो वर्णांधता की वाहक है, ना कि वो अफेक्टेड है। वो यहाँ पे सिर्फ कैरियर की बात किया जा रहा है। तो कोई भी महिला अगर वो कैरियर है, अगर वो वाहक है, तो उसके अंदर वर्णांधता नहीं हो, तो सिर्फ कैरियर है। मतलब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जा रही है, ना कि इससे अफेक्टेड है। इसीलिए उसकी दृष्टि क्या होगी? सामान्य होगी। और इसलिए इसका आंसर होगा नॉर्मल विजन, यानी समान दृष्टि। हमारा अगला सवाल है, किस बीमारी को क्रिसमस बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? विच डिजीज इज आल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज। किस बीमारी को क्रिसमस बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है नींद की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, अतिरिक्त स्नायु यानी हीमोफीलिया, या डाउन सिंड्रोम। और इसका सही उत्तर होगा हीमोफीलिया। और क्रिसमस बीमारी इसको कहा गया है इसलिए क्योंकि बेसिकली ये क्रिसमस के दिन की बात को लेकर नहीं किया जा रहा है। ये क्रिसमस नाम का एक कोई बच्चा था, उसके अंदर फर्स्ट टाइम इसको पाया गया था, इस बीमारी को। तो इसलिए इसका नाम क्रिसमस डिजीज भी यानी क्रिसमस बीमारी भी पड़ गया। हमारा अगला सवाल है, मेलिनेरिया यानी कि काला मूत्र यानी ब्लैक यूरिन असामान्य अपक्षय के कारण होता है। मेलिनेरिया ब्लैक यूरिन इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल कैटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट? और इसका सही उत्तर होगा टायरोसिन। हमारा अगला सवाल है, क्रोमेटिन किस रासायनिक रूप से बना होता है? क्रोमेटिन इज केमिकली मेड ऑफ। क्रोमेटिन किस रासायनिक रूप से बना होता है? ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और या फिर न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन। और इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन के मिश्रण को संदर्भित करता है। क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन के मिश्रण को संदर्भित करता है, जो मनुष्यों और अन्य उच्च जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र बनाते हैं। कई प्रोटीन अर्थात हिस्टोन जीनोम में डीएनए की भारी मात्रा को अत्यधिक कॉम्पैक्ट रूप में पैकेज करते हैं, जो कोशिका नाभिक में फिट हो सकते हैं।
तो बेसिकली ये फीड करने का काम यानी कि पैक करने का काम किसका रहता है? हिस्टोन का। हिस्टोन का किसका काम? हिस्टोन का। हमारा अगला सवाल है, डीएनए और आरएनए में समानता यह है कि दोनों में क्या है? मतलब डीएनए और आरएनए किस रूप से एक दूसरे से समान है? तो ऑप्शन है, समान शर्करा यानी सिमिलर सुगर्स, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर यानी पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, समान पिरामिडिन, सिमिलर पिरामिडिन्स, या प्रतिकृति के समान विधि, सिमिलर मोड ऑफ रेप्लिकेशन। क्वेश्चन है, सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट बोथ हैव व्हाट? सिमिलर सुगर्स, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सिमिलर पिरामिडिन्स, या सिमिलर मोड ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि समान शर्करा, न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर, समान पिरामिडिन, या प्रतिकृति के समान विधि। और सही उत्तर होगा न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर यानी पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से आप न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में अभी जानते ही हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली किसका बना हुआ रहता है? फॉस्फेट, शुगर और बेस का। न्यूक्लियोटाइड्स किसका बना हुआ रहता है? फॉस्फेट, शुगर और बेस। तो यही हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और इसमें दिए हुए सवाल आपको सही लगे हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को आप हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा पहला वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।